हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सारा आकाश। योर स्काई योर लिमिट। एज यू आर सीइंग, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं इकोनॉमी एंड अगेन एज यूजुअल वी गोना डिस्कस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस होंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस वीडियो। But before we begin, I would like to tell you that the people who are new on this particular channel, these are the few exams which I've cracked over the years, and along with that, I've also have some experience of around 6 years in teaching in various offline and online coaching institutes across North India. All right, so here we are with the very first question. Which one of the following is not an objective of मनरेगा? मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा इसके नाम पर जाना जाता है। थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं फटाफट से। ये जो है आपका 2 अक्टूबर 2009 के अंदर ये आपका शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती होती है, सबको पता है। ये जो निकल कर आया है मनरेगा, जो नाम निकल कर आया है, इसका नाम पहले था नरेगा। इसका नाम था पहले नरेगा। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, नरेगा। मतलब महात्मा गांधी नहीं था इनके नाम के आगे, महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 के अंदर। नरेगा कब बना था? नरेगा बना था आपका 7 अक्टूबर 2005 के अंदर। देखो, अगर आपको डेट नहीं भी आता तो चलेगा, एटलीस्ट 2005 का याद रख लेना। इसकी तो आपको डेट भी बतानी चाहिए अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अच्छा, नरेगा कहां से निकल कर आया था? नरेगा निकल कर आया था ईएएस से। ईएएस इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम जो कि एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम जो कि आपकी आई थी सन 2000 के अंदर, आपकी फॉर्म हुई थी सन 2000 के अंदर फॉर्म हुई थी। और ये भी फर्दर निकल कर आई थी, एक प्रोजेक्ट था जो कि 1981 के अंदर लेके आया गया था बाय पीवी नरसिम्हा राव जी, और वहां से आपका निकल कर आया था। बट ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। ईएएस से निकल कर आया नरेगा, नरेगा से आया आपका मनरेगा। अब मनरेगा के अंदर क्या क्या बात की गई है, देखो। 100 डेज ऑफ वर्क आपको पता है इसके बारे में। क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लाइवलीहुड सिक्योरिटी मिली चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एश्योरिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसके रिगार्डिंग बात की हुई है। फिर गलत कौन सा हुआ? या तो नॉट पूछ रहा है। देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ पर 100 डेज ऑफ स्किल्ड, ये गलत है यार। यहाँ स्किल्ड वर्कर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर स्किल्ड की बात नहीं की गई है, रादर यहाँ पर बात की गई है अनस्किल्ड की रिगार्डिंग बात की है। यूपीएससी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाता है, तो आपको बताओगे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम ऑल टुगेदर। खैर, यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर की रिगार्डिंग बात की है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपकी अंग्रेजी बनाई है। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मार्जिनल लेबर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, दिहाड़ी टाइप यहाँ पर काम करके देखने को मिल रहा है। तो 100 डेज ऑफ वर्क तो है, लेकिन कौन सा है? अनस्किल्ड है। तो स्किल्ड यहाँ पर गलत हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not correct about the repo rate? अब repo rate क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, repo rate क्या होता है कि आरबीआई ये फैसिलिटी देता है बैंक्स को। कौन से बैंक्स को? कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। ये बैंक्स को फैसिलिटी देता है कि अगर चाहे तो बैंक चाहे तो वो क्या कर सकता है? लोन ले सकता है फ्रॉम आरबीआई। पर ये जो लोन है ना, इस लोन को आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं ले सकते। ये शॉर्ट टर्म लोन होगा। अब ये शॉर्ट टर्म लोन क्यों होगा? शॉर्ट टर्म लोन इसलिए होगा बिकॉज कि जो बैंक्स जो है वो अपना LAF, दैट इज, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब अपना लिक्विडिटी, उनकी जो जितना मेंटेन सीआरआर या फिर एसएलआर जो भी मेंटेन करना था, वो बैंक यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाए हैं। इसीलिए छोटे टाइम के लिए उन्हें क्या चाहिए? कुछ लोन चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ उधार चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो, दिस इज इंटरेस्ट रेट बाय द सेंट्रल बैंक बाय द ओवरनाइट, ये भी ठीक है। ये भी है इंटरेस्ट रेट बाय द कमर्शियल बैंक्स ऑन द ओवरनाइट बोरिंग, बिल्कुल सही बात है। ओवरनाइट में था ना, शॉर्ट टर्म के लिए ओवरनाइट बोरिंग, बिल्कुल सही बात है। इट इज द इंटरेस्ट रेट अग्रीड अपॉन द बैंक ऑन द लॉन्ग, देखो ये गलत है। ये क्या बोल रहा है कि लोन कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के बीच में क्या होता है? लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, गलत है। क्योंकि लोन कॉन्ट्रैक्ट जब भी साइन होता है तो यहाँ पर मेंशन क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जब भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या रहता है? फिक्स रहता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्स नहीं रहेगा, बिकॉज आरबीआई चाहे तो उसको क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, उस रेट को चेंज कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। और यहाँ पर क्या है? इट इज अ कॉस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है। कोलेटरल सिक्योरिटी यहाँ पर रखनी जरूरी होती है। एक होता है जिसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी, इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हाँ, ये जो होता है एमएसएफ, इसके लिए क्या होता है? कोलेटरल की जो एसएलआर को भी मेंटेन कर सकते हो एज अ कोलेटरल।
SLR को ही रख सकते हो आप एज कोलेटरल, बाकी किसी केस में भी आप SLR को या फिर किसी और मतलब SLR को एज अ सिक्योरिटी नहीं रख सकते। बाकी सब केस में आपको कुछ और अलग से पैसा या कुछ और अलग से सिक्योरिटी रखनी होती है। तो MSF थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा होता है। खैर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज, थोड़ा टॉपिक सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रेपो रेट, जिस तरह से रेपो रेट होता है उस तरह से रिवर्स रेपो रेट भी होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि बैंक दे देगा उधार, बैंक उधार दे देगा RBI को, और उसके लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो देखो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तारीख है 22 फरवरी 2022, और यहां पर रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और यही था, देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो MSFR ये जो है, इनकी वैल्यूज को इस प्रकार की हैं, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। और ये यूजुअली इसके आसपास ही रहती हैं, तो आप प्लीज इनको याद रख लीजिएगा, बिकॉज कभी कभार डायरेक्टली पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश रिजर्व रेशो, अच्छा ये भी देखो, ये जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था रेपो रेट के बारे में, वो भी क्या था, एक क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी टूल था। मतलब जिससे RBI क्या करते हैं, हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, या फिर कह लो कि जो भी पैसे वैसे का लेन देन है, उसे यहाँ पर क्या करता है, मैनेज करता है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है, ये भी क्या आपका मॉनेटरी पॉलिसी टूल के अंदर आता है। अब ये क्या पूछ रहा है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। देखो सर, समझते हैं कैश रिजर्व रेशो का मैकेनिज्म क्या होता है कि कस्टमर, फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, हम लोगों ने जाकर कितने डिपॉजिट करे, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपीस हमने क्या कर दी, बैंक पर डिपॉजिट कर दिए। अब RBI क्या कहता है, बैंक को कि भैया कुछ क्या है आपका, कुछ क्या है अमाउंट है, उसका कुछ परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल मान लो 4% बोल दिया, CRR रेट क्या है आपका, 4% है। कैश रिजर्व रेशो जो आपका है वो कितना है, 4% है। तो 4 करोड़ रुपए जो होंगे वो बैंक कहां रखेगा, RBI में रखेगा, और उस पैसे को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी एक तरह से समझ लो कि बैंक ने RBI को दे दिए बस रखने के लिए RBI ने बैंक को दे दिए, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। और 96 करोड़ जो रुपीस है, वो इसके पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट होगा, जो कि वो पूरा का पूरा क्या कर सकता है, अपना खर्च कर सकता है, लोन से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, व्हाटएवर द केसेस। ठीक है, चलिए। द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का मतलब इसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ नहीं मतलब है, सिंपल सी भाषा में बताऊं तो कितना पैसा बैंक के अंदर आ रहा है, मतलब इस बैंक के अंदर आ रहा है, और कितना पैसा आपका बाहर जा रहा है, इन माइनस आउट, इन दोनों के बाद जो पैसा बचता है, यानी कि 96 जो आपके मिल रहे हैं, फिर कह लो कि 100 करोड़ रुपीस बेसिकली आपके जो आ रहे हैं, वो उसके रिगार्डिंग हम लोग बोल रहे हैं कि इतना पैसा यहाँ पर जा रहा है, इतना पैसा यहाँ पर आ रहा है, 100 करोड़ रुपीस इसके बेसिकली डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेट डिमांड, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितना पैसा बैंक के पास पड़ा है, उसमें से कुछ ना कुछ आपको निकालना पड़ेगा। द शेयर ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट द बैंक्स हैव टू होल्ड एज अ लिक्विड एसेट्स। देखो ये थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, बट नहीं, क्योंकि याद रखना इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग है, व्हिच इज दिस वन, have to hold as balances with the RBI is very important point, therefore इसको लेकर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी दोनों तो यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं, कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, तो बी इज राइट ऑप्शन, ए इज ऑल्सो राइट बट कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, तो बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the biggest cause of incidence of migration of the female persons in India? तो हम महिलाओं की जो माइग्रेशन हो रही है हमारे इंडिया के अंदर, सबसे बड़ा मेन कॉज क्या है, ये इसका आप लोग ट्राई करेंगे आंसर करने का, और स्पेशली मैं जरूर चाहूंगा कि महिलाएं जो हैं इसका आंसर जरूर करें। लेट्स ट्राई टू सी दैट कि इसका आंसर क्या, इसका सही सोल्यूशन क्या है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा, और जो भी यहाँ पर अच्छा सा आंसर करेगा, आई विल पिन हिज और हर कमेंट ऑफ कोर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल आल्सो गिव अ प्यारा सा हार्ट एज वेल। ठीक है, चलिए, तो कमेंट में फटाफट से आंसर करने की कोशिश कीजिए, गेस करने की कोशिश कीजिए, जो भी आप गेस करोगे ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट उसका आंसर होने ही वाला है। मैं जहां तक जानता हूं कि लड़कियां पक्का इसका आंसर अच्छे से गेस कर लेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following are considered to be the 4 pillars of human development? 4 पिलर्स कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट के, देखो आपको सीरीज से बता देता हूं, ये इसका आंसर है, दैट इज दिस वन, ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हम आपने जब भी और सब्जेक्ट से भी आप तैयारी कर रहे होंगे, लाइक इकोनॉमी, या फिर आप इवन ज्योग्राफी के अंदर भी इकोनॉमिक सेक्शन पढ़ रहे होंगे, या फिर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, आपने अलग अलग तरह से इस चीज को पक्का पढ़ा होगा, इन 4 टॉपिक्स के रिगार्डिंग पढ़ा होगा। लेकिन ये जो 4 टॉपिक्स हैं, जो 4 पिलर्स हैं, ये दिए किसके द्वारा थे, दिया जाता था महबूब उल हक के द्वारा यहाँ पर दिए गए थे, जिनको एसोसिएट किया जाता है किसके साथ, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के साथ यहाँ पर एसोसिएट किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का एसोसिएट किया जाता है। साथ ही साथ में अमर्त्य सेन जी को भी यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका रिलेट किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेट किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सर यूएन के अंडर आपको देखने को मिल जाती है। अभी 2020 की जो रैंकिंग आई थी, 2021 की जो रैंकिंग, हाँ 2020 की रैंकिंग, सॉरी 2020 की रैंकिंग में क्या आया था, क्या पायदान आया था इंडिया का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो बता देता हूँ। 131 रैंक थी इंडिया की आउट ऑफ 189 कंट्रीज, ठीक है, चलिए, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के हिसाब से, ओके 2011 के सेंसस के हिसाब से, विथ व्हाट इज द परसेंटेज
ऑफ द पीपल कंसिडर्ड टू बी द माइग्रेंट्स इंटरनली, दैट इज मतलब हमारे देश के अंदर ही ऐसे कुछ लोग जो कि अब क्या है, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पर प्रॉपर तरह से बस गए हैं, नाउ सेटल इन द डिफरेंट प्लेस फ्रॉम देयर प्रीवियस रेजिडेंस। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि यार मैं भी एक माइग्रेंट हूं, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम यूपी, बट मेरे पिताजी मतलब जो मेरे पिताजी थे वो काम की बिकॉज उनकी जॉब पंजाब में लगी थी, सो हम लोग यहाँ पर आके सिचुएटेड हो गए, पटियाला के अंदर सिचुएटेड हो गए, एंड आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन पटियाला। रेस्ट माय फैमिली, माय अदर फैमिली मेंबर्स, माय सिस्टर और माय मदर, दे केम फ्रॉम यूपी टू सेटल इन पटियाला, राइट, ऐसा करके। तो बेसिकली वो क्या होते हैं, इंटरनल माइग्रेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो इसका 2011 के सेंसस के हिसाब से इसका एक्चुअल डाटा है 37%, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो ये बहुत रेयर होता है कि थोड़ा बहुत यूपीएससी ऊपर नीचे हो जाए, बट मतलब थोड़ा डाटा का मिस हो जाए, मिस प्रिंट कह लो या फिर कुछ इशू हो जाए, बट एनीवेज व्हाटएवर द केस, सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है 35%, सीधे सीधे याद रख लो, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 35% इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन जो आपके सामने पहले भी आ गया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर करोगे, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, यहाँ पर सबकी डेफिनेशन दी हुई है, बहुत ही प्यार से आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, और आप सभी लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए होंगे, तो प्लीज इसको आंसर कीजिएगा ए बी सी डी रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी सी डी फटाफट से आंसर मेंशन करिएगा। आई विल लव टू सी कि कौन लोग यहाँ पर अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, अगर हो सके तो इन चारों का एक एक एग्जांपल भी लिख देना कमेंट के अंदर, मजा ही आ जाएगा, कसम से मजा ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज हॉट मनी। हॉट मनी किसको बोलते हैं? देखो यार हॉट मनी क्या है, देखो हॉट मनी वो होती है कि मतलब जो जैसे गर्म मनी, आप सिंपल समझो, आपने हाथ पे गरम गरम रोटी रख ली, तो क्या होता है, उस रोटी को थोड़ी देर के लिए पकड़ पाते हो, ज्यादा देर के लिए तो पकड़ नहीं पाते ना, वरना हाथ जल जाता है। तो हॉट मनी भी इसको ही बोलते हैं, हॉट मनी भी ऐसे निकल कर आया कॉन्सेप्ट। हॉट मनी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये होते हैं सर आपके एफपीआईज, जिनको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है, एक होती है एफपीआई, एक होती है आपकी एफडीआई। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है? एफडीआई देखो यूजुअली क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वैसे तो डिफरेंसेस और भी हैं, पर आप सिंपल भाषा में समझना चाहो तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या कहते हैं, आपके स्टॉक इन्वेस्टिंग वगैरह करते होंगे। एक होता है आपका इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, आज ही हमने क्या करा, स्टॉक खरीदा और आज ही हम क्या कर देंगे, बेच देंगे, जितना भी परसेंटेज हमने कमा लिया वो क्या है, हमारा पैसा हो गया, बात खत्म। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, शॉर्ट टर्म मनी जबकि इन्वेस्ट की जाती है देश के अंदर, सो एज टू की मान लो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर उठाएंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, कुछ महीने के लिए रहेंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे, तो इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये आपको मिलता है एफडीआई। एफडीआई क्या होती है सर, मार्केट फ्लक्चुएशन कैसी भी हो, एफडीआई मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कि काफी सालों तक, 5-5 10 सालों तक आपकी सस्टेन रहती है। यूजुअली जो बहुत सारे कंट्रीज की जो सरकारें हैं, जो देश में हमारे कंट्रीब्यूट करती हैं या फिर कह लो कि इन्वेस्ट कर रही हैं, उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसी तरह से एक और भी होती है, इसे बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये क्या होता है, एफआईआईस, ठीक है। एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या है? अगर यूएस की सरकार, यूएस का फेडरल बैंक या फिर यूएस की सरकार अगर हमारे देश के अंदर क्या करती है, आपका पैसा इन्वेस्ट करती है, उसे बोलेंगे एफडीआई बोलेंगे। और अगर वहां का कोई नागरिक जो हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, उसे बोलेंगे हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलेंगे, ठीक है, एफआईआईएस बोलेंगे। ओके, तो एफपीआई इज द राइट ऑप्शन, नॉट एफडीआई। एफडीआई का सही आंसर नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारे देश की ग्रोथ के लिए ज्यादा बेटर कौन सा है? ऑफ कोर्स एफडीआई इज मोर बेटर बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए मनी है ना, ठीक है। चलिए, अच्छा इसके अलावा सर आपकी कुछ और मनी भी होती है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट जो आपकी डॉलर बन के आ रही है सर, इसको बोलते हैं हार्ड मनी। हार्ड मनी, क्या हार्ड मनी का एग्जांपल खाली डॉलर ही है? नहीं, हार्ड मनी कौन सी होती है? देखो हार्ड मनी या फिर इसे हॉट करेंसी बोल देते हैं, फिर कह लो कि हार्ड मनी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, इंटरनेशनल मनी होती है ये। और ये क्या होती है, इजी टू एक्सेस। इजी टू एक्सेस मतलब डॉलर को आप कहीं भी लेके चले जाओ, सबको एक्सेप्ट कर लेता है। और खाली यहाँ पे डॉलर नहीं है, इसका एग्जांपल आपको देखने मिल जाएगा, यूरो इज आल्सो देयर, येन इज आल्सो देयर, रिगमिन भी जो कि चाइना की करेंसी आती है, बहुत सारे आपके करेंसी देखने को मिल जाएंगी, फ्रैंक वगैरह भी आपकी करेंसी आ जाती है। तो ये क्या आपकी हार्ड मनी है, हार्ड मनी है मतलब अच्छी खासी सख्त मनी है। व्हाट अबाउट सॉफ्ट मनी? सॉफ्ट मनी मतलब हमारी करेंसी। सॉफ्ट मनी मतलब क्या है, ये मार्केट फ्लक्चुएशन के साथ, मतलब कह लो कि हमारी करेंसी, हमारी जो करेंसी है वो क्या है, रिलेटिवली क्या आपकी अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज अगर डॉलर का प्राइस, डॉलर यहाँ पर क्या होगा आपका, डॉलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो हार्ड ये कंपैरिजन हमारी करेंसी की हमारी सॉफ्ट है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और साथ साथ में हमारे देश के खुद के अंदर भी फाइनेंसेस हैं, अगर मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह सही नहीं रहा तो हमारी करेंसी क्या हो सकती है, खराब भी हो सकती है, या फिर कम ज्यादा भी हो सकती है इसके प्राइसेस, ठीक है, ऐसे करके। एक और होती है, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी करेंसी है, देखो ये इसको बोलते हैं एक्चुअली, इसे बोलते हैं ऑप्शनल मनी, इसे बोलते हैं ऑप्शनल करेंसी या फिर ऑप्शनल मनी। एक्चुअली करेंसी नहीं, ऑप्शनल मनी याद रखेंगे, ऑप्शनल मनी। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये वो करेंसी होती है जो कि लीगल टेंडर नहीं होती, लीगल टेंडर नहीं होती। लीगल टेंडर मतलब क्या? लीगल टेंडर देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके कॉइन्स और एक होते हैं आपके क्या कहते हैं, आपके नोट्स, जो कि करेंसी नोट्स होते हैं ना ये।
तो ये है आपके लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के हिसाब से ये क्या है, ये प्रॉपर फॉर्म ऑफ मनी आपको देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल बार बार निकल कर आता रहता है कॉन्सेप्ट की क्रिप्टो करेंसी इज अ लीगल टेंडर और नॉट इन इंडिया, राइट। तो मतलब अभी वो लीगल टेंडर में नहीं आती, कॉइन्स और नोट्स के साथ यहाँ पर बीच में इंक्लूड नहीं होती। सेम ऑप्शनल मनी का मतलब क्या होता है कि इसे सरकार या फिर कह लो कॉन्स्टिट्यूशन या कि संविधान के हिसाब से इसे यूज नहीं किया जाना चाहिए ट्रांजैक्शंस के दौरान, या फिर कह लो कि एक दूसरे से कह लो मतलब किसी को लोन लेना है तो ये रख दिया, इस तरह से मॉर्गेज रख दिया, कोलेटरल रख दिया। दीज आर नॉट अ फॉर्म, इसे ट्रांजैक्शन की फॉर्म के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर मनी की तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन 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 स्टिल ये इस्तेमाल की जाती हैं बाय बैंक्स, वेरियस बैंक्स, इवन आरबीआई यूजेस इट। बैंक्स भी यूज करते हैं, हम लोग आमतौर पर भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसका एग्जांपल क्या आपका चेक इज एग्जांपल ऑफ द सेम। साथ में आपका बैंक ड्राफ्ट जो होता है, बैंक ड्राफ्ट इज आल्सो एग्जांपल द सेम, ठीक है। देन आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज करके डॉक्यूमेंट होता है, ये सबके सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये ऑप्शनल मनी के अंदर आते हैं। मतलब पार्लियामेंट के हिसाब से या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसकी रिकॉग्निशन इसको नहीं मिली है, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग, मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ गया, बताइएगा प्लीज। ये जो दिखा है आपको, ये नंबर ये दिखा है आपको, ये एक तरह का एक रीडर होता है। इसको ये ऑफ कोर्स ये चलो हिंट भी देता हूं आपको, ये मैग्नेटिक चीजें से कुछ लिखकर बना होता है और इसके लिए एक रीडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है ये। क्या है उसका नाम, फटाफट से बताना, उसका नाम बताना फटाफट से। सिंपल एक सिनोनिम, सॉरी उसका आप मतलब एब्रिविएशन में लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए, रीडर होता है एक रीडर, ठीक है। इससे ज्यादा क्या बताऊंगा आपको मैं। ओके चलो, a situation where we have people whose level of income is not sufficient to meet the minimum consumption expenditure, मतलब जितना खर्चा जो भी होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका कि एक टाइम तो इंसान खाना खाएगा ही खाएगा, है ना, या फिर कह लो कि कप पहनने के लिए कपड़े तो चाहिए चाहिए, ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल मिनिमम एक्सपेंडिचर, बिल्कुल मिनिमम एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी अफोर्ड ना कर पाए, उस लेवल ऑफ पावर्टी या उस लेवल ऑफ इनकम को क्या बोलते हैं? देखो ये होता है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट होती है, जो भी संस्थाएं वगैरह होती हैं, ये पूरी की पूरी कोशिश करती है कि हम लोग एब्सोल्यूट पावर्टी को पूरा का पूरा क्या कर सकें, मिटा सकें। मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज को भी मीट नहीं कर पा रहे, बेसिक नेसेसिटीज को भी मीट नहीं कर पा रहे, उन लोगों को बोलते हैं एब्सोल्युटली वो पावर, मतलब एब्सोल्युटली पावर्टी के अंडर वो लोग आ रहे हैं। रिलेटिव पावर्टी क्या होती है? देखो रिलेटिव पावर्टी कभी भी खत्म नहीं कर सकती, ये बिल्कुल मतलब क्या है, पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज आप ये कंपैरिजन बेसिस पर होती है, मतलब कि कौन मेरे से कितना अमीर है, रिलेटिव है, नाम से पता लग रहा है रिलेटिव पावर्टी, ये आपको देखने मिल जाएगा। व्हाट इज अर्बन पावर्टी एंड रूरल पावर्टी? देखो ये मतलब जो अर्बन में यानी कि जो शहर में होगी उसे बोलेंगे अर्बन पावर्टी, जो रूरल में होगी मतलब ये जो गांव में होगी उसे बोलेंगे रूरल पावर्टी बोलेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे देश में पावर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट जो है, मेजरमेंट जो है, वो अर्बन पावर्टी लाइन और रूरल पावर्टी लाइन किस जगह पर यहाँ पर मतलब कितना आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अर्बन पावर्टी लाइन का मतलब यहाँ पर आती है जिसको बोलते हैं 1000 रुपए। अगर कोई इंसान 1000 रुपए पर मंथ पर पर्सन अगर कमा रहा है तो वो पुअर कैटेगरी में नहीं आएगा। उससे अगर कम कमा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो पावर्टी लाइन के अंदर आ जाएगा। रूरल पावर्टी लाइन जो होती है वो आपकी होती है 816 रुपए पर पर्सन पर मंथ अगर वो कमा रहा है, पर मंथ कमा रहा है तो उसे पुअर नहीं गिना जाएगा। अगेन विच इज अ वेरी, बहुत ज्यादा कम रुपए हैं, थोड़ा सा इसको अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, खैर हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, इतना काफी है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर रूरल एरियाज इन इंडिया? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज ये डेफिनेशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। पर अर्ली डेफिनेशन के हिसाब से रूरल एरियाज के अंदर कितनी 2400 कैलोरीज, 2400 किलो कैलोरीज, एक्चुअली 2400 किलो कैलोरी पर डे पर पर्सन, अगर इतनी उसे कैलोरीज मिल पा रही हैं तो वो क्या होगा, आपका पुअर कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। ये कैलोरी बेसिस के ऊपर बात की जा रही है, पीछे हमने बात की थी पैसों के बेसिस के ऊपर, अब हम बात कर रहे हैं कैलोरी के बेसिस के ऊपर, ठीक है। मतलब कितना वो खाना पीना खा पा रहा है, कितना उसे फूड वगैरह मिल रहा है, तो इस केस में उसे पुअर नहीं गिना जाएगा। इससे अगर कम मिल रही है तो डेफिनेटली रूरल के केस में पुअर आएगा। और उस केस में जब ये वैल्यू ये लिया जाता था कॉन्सेप्ट, उस केस में जो 2100 है, 2100 जो है आपकी, ये क्या थी, आपकी अर्बन पावर्टी लाइन के अंदर थी। लेकिन दोनों की डेफिनेशन क्या हो चुकी है, अब चेंज हो चुकी है। अर्बन के केस में देखो आपको पता है क्या ना, अभी मॉडर्नाइजेशन वगैरह आ चुका है, तो काफी सारे लोग क्या हो चुके हैं, थोड़े बहुत आलसी हो चुके हैं, तो इसलिए थोड़ी सी खाने की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। अब यहाँ पर हो चुकी है 2090 और ये 2400 से घटकर क्या हो चुकी है 2155, बिकॉज वहां पर एग्रीकल्चर ही मेन से होता है और अब काफी सारा काम जो होता है मशीन वगैरह कर लेती हैं, इसलिए यहाँ पर कम हो चुकी है। ये क्या आपकी रूरल के अंदर है, ये आपकी क्या है अर्बन के अंदर, ठीक है, याद रखना। ओके, कैलोरीज के बेसिस पे। ऑलराइट,
अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन द वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब, मतलब पहले काम कर रहे थे लेकिन अभी क्या है ना, वो अब एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब जा रहे हैं, दूसरी जॉब करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्या है, कुछ ना कुछ एक स्टैग्नेंट पीरियड है, मतलब कुछ ना कुछ टाइम पर कुछ क्या हो रही है, जॉब यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये देखो, ये जनाब है लुकिंग फॉर जॉब, चोमू जी बैठे हैं यहाँ पर, है ना, और ये लुकिंग फॉर जॉब, तो ये मतलब ये क्या है, आपकी फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है इस टाइम पर, मतलब इस मंथ उनके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब बोलेंगे ऐसा नहीं है कि उनके पास सेविंग्स नहीं होंगी, हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शनली एम्प्लॉयमेंट। अभी आज है, कल उनको जॉब मिल जाएगी, फिर से वो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर हमारे देश में पूछा रहा है कि सबसे बड़ी हमारे देश में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, तो उसका नाम है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, यस, इस थोड़ा सा एक मिनट रुको, नहीं सीजनल एम्प्लॉयमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया, सीजन नहीं है। ओके, सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसका आंसर तो यही है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है सर, मतलब एक सीजन के अंदर आपकी आ रही है, फॉर एग्जांपल मतलब टूरिज्म, टूरिज्म क्या है आपका, एक तरह का क्या है आपका सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। एक सीजन के अंदर मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्या होता है, टूरिस्ट वगैरह आएंगे तो यहाँ पर काम अच्छा चलेगा, होटल्स वगैरह भी चलेंगे, बहुत सारे बसेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा, दुकानें वगैरह चलनी शुरू हो जाएंगी, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। पर सीजन गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट फिर से आपकी आ जाएगी। ठीक है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, देखो इस प्रकार से देखने को मिलती है, ये एक बिजनेस साइकिल है, मतलब क्या है, हमने यहाँ पर एक्सपेंशन, मतलब कोई भी यहाँ पर कंट्री एक्सपेंशन कर रहा है, एक पीक पर पहुंचा तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारा काम है, बहुत सारी प्रोडक्शन है, बहुत सारी कंपनीज वगैरह प्रॉफिट के अंदर, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करेगी, यानी कि जिसके लिए जीडीपी जब हमारे देश की बढ़ रही है या किसी भी देश की बढ़ रही है, तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, काम मिल जाता है, तो यहाँ पर काम मिल गया। लेकिन जब क्या होता है, रिसेशन आता है या फिर कह लो डिप्रेशन आता है या फिर भारी मंदी आती है, तो क्या होता है कि वहां से क्या करते हैं, ले ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी इंक्रीज तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी खत्म या फिर मतलब जीडीपी फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, देखो डिसगाइज का मतलब क्या होता है कि वहां पर जहां पर एक इंसान का काम है, वहां पर आपके, चलो ऐसा कहते हैं, एक इंसान का काम है, एक चोमू वहां पर काम कर सकता है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर पांच छह यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, पांच छह लोग यहाँ पर, छह सात लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में एक इंसान होता है काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पांच छह लोग क्या कर रहे हैं, फालतू में बस काम सा कर रहे हैं, जो कि आपको यूजुअली हल्का हल्का वैसे जोक वाली बात है, बट गवर्नमेंट जॉब में आपको हल्का देखने को मिल जाएगा। अब तो खैर बहुत ज्यादा बेटर हो रहा है। देखो ये कहां पर देखने को मिलता है, ये आपको यूजुअली देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलता है। मतलब क्या है, जो एक इंसान क्या कर रहा है, फार्म के अंदर काम कर रहा है, शायद उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज अगर मशीन लगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, जो और कुछ उस टाइम पर कुछ और काम कर सकता है। तो ये डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, मतलब एक की जगह आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाकी सबकी यहाँ पर कितना है, कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या होता है, मार्जिनल जो वैल्यू ऑफ लेबर होती है ना, मार्जिनल वैल्यू ऑफ लेबर जो होती है वो क्या होती है आपकी, जीरो होती है। ठीक है, मतलब कुछ काम करनी नहीं बाकी सब लोग। ठीक है, ऑलराइट। So with this आपका सेशन यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द वेरी एंड। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस आर देयर, देयरफॉर प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा और आंसर्स के साथ भी कमेंट डाउन कीजिएगा। आई वुड लव टू सी योर रिप्लाईज एंड ठीक है गाइस, सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर एंड हमेशा की तरह जय हिंद। Are we going to set this planet on fire? Yes, sir! Out the George! Out the George! Out the goddamn George!